डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 12th का है और थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या है, अपने को इसके अंदर क्या स्टडी करनी है, तो वो सारा डिस्कशन अपन देखते हैं और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब है अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस। काइनेटिक्स का मतलब है, जो फिजिक्स में मीनिंग होता है, वेलोसिटी। तो अब आप देखें इस चैप्टर में अपने को एग्जैक्टली स्टडी क्या करना है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस वेलोसिटी से कंप्लीट हो रही है, वो कंप्लीशन में कितना टाइम ले रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो है, कौन सी फास्ट है, कौन सी वेरी स्लो है, या फिर अपन उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बोल लें या वेलोसिटी बोल लें। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और कि वेलोसिटी को जो केमिस्ट्री है उसमें अपन ज़्यादा वर्ड जो यूज़ में लेंगे वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज़ क्लियर कर लें कि इस चैप्टर के अंदर अपन किन रिएक्शन से डील करेंगे। तो अपन ने क्या किया, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको ओवरऑल 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शंस आएंगी, आयोनिक रिएक्शंस आएंगी। कहने का मतलब जैसे AgNO3 का आपके पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन अपन NaCl एक्वस से करा रहे हैं। अब आप देखेंगे तुरंत ही AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा। तो आप ये देखें ये रिएक्शन क्या है, बिल्कुल फ्यू सेकंड्स में हो जाएगी। आपने AgNO3 एंड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही मिक्स किया, फ्यू सेकंड में तुरंत ही AgCl का क्या बन गया, वाइट कलर का PPT बन गया। एक रिएक्शन आएंगी मीडियम रेंज की रिएक्शन आएंगी, मीडियम कह लें, मॉडरेट कह लें अपन, मॉडरेट रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस होंगी आपके पास, कोवैलेंट रिएक्शंस होंगे, जिसमें क्या होंगे, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, आपस में कॉलिजन्स होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे रिएक्शन की बात करें, N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है, या ऐसी बहुत सारी रिएक्शन, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो चैप्टर डील करेगा वो मेनली कौन सी रिएक्शन से डील करेगा, मॉडरेट रेंज की रिएक्शन, जो कि ना तो बहुत स्लो है और ना ही बहुत फास्ट है। तो पहले अपन इस कैटेगरी को डिवाइड कर लें। इसके बाद आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन जिसमें स्पेशल रिएक्शंस हैं। स्पेशल रिएक्शन जैसे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप पहले एक बात के लिए श्योर हो जाए, पहले आप ध्यान से समझ लें ये बात कि जो केमिकल काइनेटिक्स में जिन रिएक्शन से अपन डील करना चाह रहे हैं वो रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन से डील नहीं करेंगे कि भाई तुरंत ही हो गई, आपने मिक्स किया और प्रोडक्ट तुरंत ही बन गया, या ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ही स्लो रिएक्शन है, जो कि 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कंप्लीशन के लिए ले रही हैं, मॉइस्चर पे डिपेंडेंस है और बहुत स्लो रिएक्शन है। तो उन रिएक्शन से ये चैप्टर डील नहीं करेगा। चैप्टर सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि चैप्टर जो डील कर रहा है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, वो ना तो वेरी फास्ट होंगी ना वेरी स्लो होंगी, वो मॉडरेट रेंज की रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहली बात ये। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जो अपना टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का मतलब यहाँ पर यही है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको अपन किससे लिखेंगे, स्मॉल r से। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखें तो R इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। आप ध्यान दें, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। जो इसका ग्राफ आएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, विद टाइम डिक्रीज होगी, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, विद टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर आप ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। देखो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत इजीली अपन बना सकते हैं। भाई नीचे वाले को अपन ने 1 ले लिया, तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन जो डेफिनेशन होगी वो क्या बोल सकते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इंटरवल इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आप इसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसान से, इसको 1 ले लेंगे तो रेट किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा सी के इक्वल। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब बड़ा आसान सा है, अगर कम टाइम में कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज है, तो वो रिएक्शन क्या हो रही है, फास्टली हो रही है। अगर ज़्यादा टाइम में कंसंट्रेशन में कम चेंज है तो टाइम टेकन ज़्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है। तो आर के बारे में अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये बस आपको ध्यान रखना है, मेन इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं इसकी यूनिट और दूसरी चीज़ें क्या है उसको देखते हैं। अब अपन इसके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पे आते हैं। तो जैसा अपन ने देखा था आर का जो फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो अपने को पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी। टाइम की जो यूनिट है वो इन जनरल सेकंड में, तो मोलरिटी अपॉन सेकंड, मोलरिटी सेकंड इनवर्स, बिल्कुल सही यूनिट है। मोलरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर, नीचे लीटर आएगा इसकी जगह -1 और ये क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं मोलरिटी, टाइम को आप मिनट इनवर्स में ले सकते हैं। अगर आपने मोलरिटी डे इनवर्स में लिया तो ये भी करेक्ट है, आपने लिया मोलरिटी आवर इनवर्स में लिया तो ये भी करेक्ट है। तो आप खास बात देखेंगे कि कुल मिला के जो यूनिट है मोलरिटी इनटू टाइम इनवर्स, तो जो यूनिट की बात करेंगे आपके पास यूनिट क्या आ गई, मोलरिटी इनटू टाइम इनवर्स। हाँ, यहाँ पर मोलरिटी आपकी फिक्स यूनिट है, फिक्स्ड है, आपको ये मोल्स पर लीटर में ही लेना है, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं ग्राम होगा तो ग्राम को आप किस में बदलेंगे, मोल्स में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझ में आएगा कि जो यहाँ पर मोलरिटी है, अगर आपको जो रेट की यूनिट है वो ग्राम केजी में दे रखा है तो आप उसको पहले किस में बदलेंगे, मोल्स में। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन कैसे बदलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी कैटेगरी, ये रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप की होती है, और बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे, ये सारा डिस्कशन एनसीईआरटी में भी है और सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखे। तो अपन देखते हैं इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है उसका डिस्कशन करते हैं। तो अपन लिख रहे हैं कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आर, इसको टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास है एवरेज रेट, इसको अपन लिखेंगे RAV से। अभी आपको समझ में आ जाएगी आर एवरेज क्या है। आर एवरेज होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब C2 - C1 एंड T2 - T1। आपको क्या है कि जो रेट लेनी है वो एग्जैक्टली क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो पॉजिटिव ही लेनी है आपको। हालांकि रिएक्टेंट की टर्म्स में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन बाद में डिक्रीज होती है, पर अपन इस तरीके से ले रहे हैं कि रेट का रिजल्ट अपन फाइनली क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें, जैसे इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखें अपन, तो आपको क्या है कि A से B ये दे रखा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है A की। ठीक, आपको ये दे रखा है 0.1, ये 0.2 है, ये 0.4 है, और यहाँ पर ये आपको दे रखा है, ये टाइम दे रखा है आपको। तो आपको ये दे रखा है 0, ये 10, ये 30 दे रखा है, ये T सेकंड में लिखा हुआ। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा है आर एवरेज कैलकुलेट करना है 10 to 30 सेकंड।
तो 10th और 30 सेकंड के बीच में एवरेज रेट कितनी थी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आर एवरेज। तो 10 से 30 के बीच में जो कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है, 10वें पे कितना था 0.2 m, ये मॉलरिटी में है, 0.2 से कितना हो रहा है 0.1, तो चेंज कितने का आया आपके पास 0.1 का, और टाइम कितना लगा आपके पास 20 लगा, तो ये 1/200 और रिजल्ट किस में आ जाएगा, ऊपर तो यूनिट क्या थी मॉलरिटी थी, नीचे सेकंड था, तो रिजल्ट किस में आ जाएगा मॉलरिटी इंटू सेकंड इनवर्स। मतलब आपको क्या लेना है कंसंट्रेशन में चेंज और नीचे किस में चेंज लेना है टाइम में चेंज, ठीक है। दोनों एवरेज रेट और इसके साथ में दूसरी रेट कौन सी ले रहा हूँ आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। फिर आपके पास आता है एक इंस्टेंटेनियस रेट, अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे RINST। ये क्या होता है, जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते या मैथ्स में, बात करें फिजिक्स में जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंट वेलोसिटी होती है, वही यहाँ पर भी है। तो R इंस्टेंट को अपन कैसे बोलेंगे, ये आपके पास आएगा डेल्टा T टेंस टू 0 एंड डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। आप ध्यान दें, कहने का मतलब अपन ज़्यादा फिजिक्स या मैथ्स में नहीं जाएंगे, फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ भाई। जैसे मान लो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कैलकुलेट करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है, तो अपन ने कहा अगर टाइम इंटरवल को कम करते करते मतलब डेल्टा T टेंस टू 0 ले आए, तो क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। मेन बात है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले अपन इसको पूरा लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा DC अपॉन DT इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा इक्वल टू स्लोप आ जाएगा। तो R इंस्टेंट का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है इसके अंदर ये। अब ध्यान देना, आपको जो कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.8 दे रखी है, ये 0.5 दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दे रखी है ये 0 है, कोई बीच में 0.1 दे रखी है आपको, ये मॉलरिटी में, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको यहाँ पर कोई 10 सेकंड दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, 30 सेकंड। आपसे पूछा है इसके अंदर R आपको 48 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है 48 सेकंड पे, ठीक है। तो जैसा फॉर्मूला है आप ध्यान दें, यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो 48 सेकंड पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा DC/dt। तो DC/dt मीन्स क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा। तो देखो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर टेन थीटा, ये थीटा ये है इसके सामने, ये परपेंडिकुलर आ गया, अपॉन क्या आ गया बेस आ गया। तो आप ध्यान दें पूरा परपेंडिकुलर यहाँ से 0 से लेके, ये थीटा है 0 से लेके कितना आ गया 0.5 आ गया, बेस आपके पास ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से लेके कितना आ गया 90, तो 0.5 अपॉन 90 मॉलरिटी इंटू कितना आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। मैं एक बार आपको दोनों में जो कंपैरिजन है और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है क्या है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और आप ध्यान से दोनों न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ लेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। एक ही ग्राफ देके वो आपसे एवरेज रेट भी पूछ सकता है और इंस्टेंटेनियस रेट भी पूछ सकता है। तो रेट को अपन ने कैसे डिफाइन किया है, रेट दो टाइप के हैं, एक तो आपके पास एवरेज रेट है और एक कौन सा रेट है इंस्टेंटेनियस रेट। बिल्कुल आसान सा है, आप बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे कोई कार चल रही है। तो कार क्या है भाई, एक तो क्या है कार की स्पीड 10वें से 20वें मिनट के बीच में एक तो एवरेज स्पीड आएगी, लेकिन अगर उसने पूछा 25वें मिनट पे या उसने कोई 15वें मिनट पे ये पूछ लिया 15th मिनट पे आप एग्जैक्टली जो वेलोसिटी है वो बताएं। तो दोनों में डिफरेंस ये, एक बार तो अपन एवरेज पता कर रहे हैं, एक बार इंस्टेंटेनियस पता कर रहे हैं। क्या होगा देखो, एवरेज जब भी पूछा जाएगा तो जिस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज पूछा गया है उस समय दोनों कंसंट्रेशन में आप चेंज देख लें। तो इस समय क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 10 से लेके 10th से लेके 30 सेकंड के बीच में
रिएक्शन की एवरेज रेट पूछी गई। तो 10th पे कितनी थी कंसंट्रेशन 0.2, 30th पे कितनी थी 0.1, कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आया 0.1 का, वो लिख दिया मैंने। टाइम में जो चेंज था वो कितना था 20, तो मोलरिटी सेकेंड इनवर्स में ये रिजल्ट आ। वहीं पर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा गया। इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी टेंस टू कितना हो जाता है 0। मैथमेटिकली इस पूरी टर्म को डी बाई डी टी लिखा जाता है, टेन थीटा होता है और किसी कर्व का ये क्या होता है स्लोप। यहाँ पर ये जो बातें लिखी गई हैं अपन केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स में पढ़ते हैं आप इसको। तो ये आपके पास फाइनली क्या होगा, जो उस पर स्लोप खींचा गया है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, आप ध्यान दें, 48 सेकेंड पे आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई। तो क्या है जो टेन थीटा आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इस समय की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो क्या लेना है यहाँ से पूरा यहाँ तक 0 से 0.5, तो 0 से 0.5 में कंसंट्रेशन का चेंज कितना आ गया 0.5 का। और नीचे क्या लेना है आपको पूरा dt, मतलब टेन थीटा पूरा बेस लेना है। तो ये जो पूरा बेस आ रहा है वो 0 से लेके कहाँ तक आ रहा है 90 तक, तो नीचे कितना आ गया 90। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ढंग से समझ लें। इसके बाद आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म्स में एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप देखेंगे ध्यान से। तो हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant and product। रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। आप देखें, मान लो कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इससे बन रहा है M1C प्लस M2D। अगर रेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप ध्यान दें, जो कॉफिशेंट्स हैं रिएक्टेंट से पहले एक तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, जो कॉफिशेंट हैं वो 1 इनको स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशेंट बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशेंट को 1/N1, फिर dA/dt, ये आ गया आपके पास, माइनस 1/N2 dB/dt इक्वल टू, जो प्रोडक्ट है उससे पहले साइन प्लस या कुछ भी नहीं लिखे, 1/M1 dC/dt प्लस 1/M2 dd/dt। तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। यहाँ देखिए माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे पता है जो dA की वैल्यू आएगी A2 माइनस A1, तो रिएक्टेंट में बाद की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, कम आएगी। तो कम माइनस ज़्यादा की वैल्यू में से करेंगे, तो आप देखें ये जैसे A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1, तो जो ये रिज़ल्ट आएगा ये नेगेटिव आएगा। पर अपन रेट को, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो अपन इसको प्लस में बदलना चाहते हैं, तो इसलिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। तो फाइनली अपन क्या बोलते हैं कि माइनस किसको इंडिकेट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि इसका मतलब ये रिएक्टेंट के बारे में बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ध्यान दें और टर्म्स का क्या मतलब है, dA/dt को अपन क्या बोलते हैं, ये आपके पास आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयरेंस की रेट है। अगर dB/dt बात करें तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या आ जाएगा B। dC/dt की बात करें तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन, आप फॉर्मेशन बोल लें, अपीयरेंस बोल लें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
सी। सिमिलरली डी डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, सी क्या है, प्रोडक्ट, और डी भी क्या है, प्रोडक्ट। तो डी ए बाई डी टी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डी बी बाई डी टी भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अच्छा, खास बात ये रहेगी कि जो भी आप डी एक्स बाई डी टी या डी ए बाई डी टी जो भी आप लिख रहे हैं इस तरीके से, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो मोलरिटी इनटू, क्योंकि ये रेट है, मोलरिटी इनटू सेकेंड इनवर्स में होगी। इसका मतलब ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं ग्राम क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होगी तो पहले आप उसको किस में चेंज करेंगे, मोल में। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ग्राम को आपका पहला काम क्या होगा, किस में कन्वर्ट करना, मोल में कन्वर्ट करना। अब देखें एग्जांपल से अपन समझते हैं इस बात को कि फर्स्ट नंबर जैसे ये लिखा हुआ है N2 + 3H2, इससे लिखा हुआ है 2NH3, तो इसको R की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, -dN2/dt -1/3। तो रिएक्टेंट से पहले साइन क्या लेना है आपको, नेगेटिव, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास dH2/dt + 1/2 dNH3/dt आ जाएगा। मान लो आपको ऐसा दे रखा है 1/2 A से क्या दे रखा है, B। तो रेट को कैसे लिखेंगे, माइनस। अब देखो -1/1/2 ये आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dB/dt। तो R इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो -2 dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dB/dt आ जाएगा। तो इस तरीके से रेट को लिखा जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। इस सिंपल सी बात पे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद क्या है, और क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास, 2A + B 3C। आपको दे रखा है कि dA/dt इज इक्वल टू, आपको वैल्यू दे रखी है K1 A एंड B, फिर आपको dB/dt दे रखा है K2 A B, आपको दे रखा है dC/dt इज इक्वल टू K3 A एंड B। आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। K1 K2 और K3 में रिलेशन बता। देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है आपको कि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, B और फॉर्मेशन ऑफ C की वैल्यूज़ दे रखी है। तो अपन ने सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए रेट का फॉर्मूला लिख लिया। रेट का फॉर्मूला आया मेरे पास 1/2 dA/dt, फिर आया -dB/dt आ गया, और 1/3 dC/dt आ गया। ये सॉल्यूशन है। अब देखो नेगेटिव साइन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है इसने, तो यहाँ पर dA/dt की वैल्यू ये आपके पास आ गई, K1 AB आ गई, इसकी वैल्यू dB/dt की वैल्यू आ गई K2 A एंड B, इसकी वैल्यू आ गई 1/3 K3 एंड A एंड B। आप ध्यान दें, ये अपन ने सिर्फ जो ये वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को लिखा है यहाँ पर। अब आप देखें ए बी सभी में है, ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो रिज़ल्ट आ गया 1/2 K1 K2 इज इक्वल टू 1/3 K3। आप देखिए ये रिज़ल्ट बिल्कुल सही है, यही रिलेशन आ गया। अगर 12th लेवल पे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ये सही है, आप यहाँ तक भी करेंगे तो सही है। पर आप देखेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में LCM लेके रिज़ल्ट दे रखा होगा, तो इन सब का LCM कितना आ जाएगा, 6। तो आप क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3K1 6K2 इज इक्वल टू 2K3। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ये टाइप है क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, वैसे अपन और चैप्टर्स में सिस्टमेटिकली केमिस्ट्री में
सिंपल मैथ्स की बात करेंगे, पर अब वही थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। तो इसको 4th नंबर और थोड़ी सी मैथ्स के पॉइंट की बात कर लें अपन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपन d/dx ले रहे हैं x की पावर n का, ठीक है, तो ये आपके पास पहले log की बात कर लेते हैं अपन। तो अगर अपन ये कह रहे हैं log x की पावर n ले रहे हैं तो ये n आ जाएगा, n log x आ जाएगा। अगर log a इंटू बी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा log a प्लस log b आ जाएगा। अगर log a/b की बात करेंगे तो log a माइनस कितना आ जाएगा, log b आ जाएगा। इसी तरीके से बेस में log 10 के बेस में अगर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। log 10 के बेस में 2 की वैल्यू, log 10 के बेस में 3 की वैल्यू, log 10 के बेस में 4 की वैल्यू, इसी तरीके से log 10 के बेस में 5 की वैल्यू, log 10 के बेस में 6 की वैल्यू, log 10 के बेस में 7 की वैल्यू। तो कुछ वैल्यूज़ आप याद करेंगे। log 1 तो कितना आ गया, 0। log 2 0.3010 ऐसा 3010 0.3 से काम चल जाएगा, 0.48। तो आप तो ये जो मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ आप इन वैल्यूज़ को याद करेंगे। log 4 की वैल्यू की बात करें तो 0.6 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.85 ले लें। log 8 की वैल्यू है तो log 8 की वैल्यू आप याद करेंगे 0.9 आ जाएगा। log 9 की वैल्यू तो आप 0.95 ये याद कर लेंगे। log 10 की वैल्यू तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता भी होगी, पर ठीक है एक बार जस्ट रिवीजन रिपीट कर दिया मैंने। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो लॉग वाली मैंने बात बोली थी उस पर अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको दे रखी है एक रिएक्शन a से a, b से b, फिर आपको दे रखा है log dA/dt, log dB/dt दे रखा है प्लस 0.6, ये आपको दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है a/b की वैल्यू कितनी होगी। ये पूरा क्वेश्चन था, आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन लायक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देंगे आप। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला किसका लिख लिया, रेट का। R इज इक्वल टू मैंने लिख लिया DA/1/A dA/dt, और ये आ गया 1/B dB/dt। मुझे पता है लॉग लेना है, पर क्योंकि सीधे dA/dt की टर्म्स में लेना है तो मैंने इसको लिख दिया dA/dt, dB/dt लिख दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें मैथमेटिकली कैसा लिखा मैंने, ये लिख दिया और इसको ऊपर लेके गया तो ये क्या आ गया, A/B आ गया। अब मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो log dA/dt, लॉग ले रहा हूँ तो log, अब देखो एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, बड़ी आसान सी बात है, इन दोनों का लॉग लेंगे अपन। तो अभी मैंने जो लिखा था log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो log dB/dt प्लस log कितना आ जाएगा, a/b। अब आप ध्यान से देखें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये कॉमन टर्म है, तो अपने पास आ गया एक तरीके से log a/b इज इक्वल टू 0.6 आ गया। अब आप ध्यान दें किस log की वैल्यू 0.6 होती है, तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6, तो a/b की वैल्यू 4 आ जाएगी, या आंसर 4:1 की टर्म्स में, रेशियो की टर्म्स में दे रखा हो तो 4:, कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप ध्यान दें एक क्वेश्चन और है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, आप सभी ध्यान देना क्या क्वेश्चन है और कैसे पूछा जाता है। आपको दे रखा है A से NB दे रखा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। आपको एक ग्राफ दे रखा है इसने, यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है, यहाँ पर इसने टाइम दे रखा है। इस तरीके से कुछ ग्राफ है।
फिर ये कंसंट्रेशन है बी की, ये कंसंट्रेशन है ए की, ये दे रखी है इसने 0.3 m और ये दे रखी है 0.6 m। इसने दो चीज़ें पूछी हैं इसके अंदर, एक तो आपसे पूछा है n की वैल्यू कितनी होगी जो कि काइनेटिक्स से हो जाएगा, एक इसने Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। तो अगर n निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें, मुझे पता है एक तरीके से, यहाँ पर इसने टाइम दे रखा है, ये कोई 40 दे रखा है, ये कोई 60 दे रखा है। आप ध्यान दें, टाइम दे रखा है इसने सेकंड में। इसने क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एक तरीके से जो आपको डेटा अवेलेबल है उसमें कंसंट्रेशन में विद टाइम चेंज दे रखा है, मींस रेट अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने कहा वो फार्मूला लगाते हैं जो रेट का फार्मूला होता है। तो रेट का फार्मूला लगाया मैंने, तो dA/dt आ गया और ये आ गया 1/n dB/dt आ गया। अब ध्यान देना, एक ही कंसंट्रेशन में चेंज, मैंने दोनों कंसंट्रेशन में चेंज 60 सेकंड पे ले लिया, तो ये 60 आ गया 1/n, ये भी कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो टाइम जो dt है, सेम टाइम इंटरवल 0 से लेके 60 के बीच में मैंने चेंज देखा। तो 60 के बीच में एक ही कंसंट्रेशन में चेंज 0.6 से 0.3 हो रहा है, तो ये कितने का चेंज आया 0.3 का। उसी ड्यूरिंग में b की कंसंट्रेशन में 0 से ये कितना चेंज आ रहा है 0.6 का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। तो पहली बात तो इसके अंदर n की वैल्यू 2 आई है, मतलब अगर अपन एग्जैक्टली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपके पास a से क्या आ गई 2b। इतना पार्ट तो किसका हो गया, काइनेटिक्स का। अगर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो Kc का फॉर्मूला आता है b⁴ आता है। ये जो कंसंट्रेशंस होती हैं ये किस पे होती हैं, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस होती हैं। अब आप देखें b की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी आ रही है 0.6, तो ये 0.6 आ गया, 0.6 का स्क्वायर अपॉन 0.3 आ गया, तो 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.3 आ गया, ये 2 आ गया। तो रिजल्ट Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2। तो एक इजी डेटा के साथ में अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके अंदर दो बातें पूछी हुई हैं और दोनों ही आपको आनी चाहिए। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, टिपिकल भी है, आपको रिवीजन में भी लेना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन जो है आपके पास ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 से 2NH3 इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम आवर इनवर्स, then calculate the rate of disappearance of H2 in kilogram hour inverse। देखिए आपको रेट दे रखी है अमोनिया की, आपसे रेट पूछी है H2 की, ठीक है, दोनों सेम यूनिट में पूछी गई। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दबाजी में स्टूडेंट कैसी गलती करता है और क्या गलती है, आपको कैसे सही करनी है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर जो डेटा अवेलेबल है उससे मैंने फार्मूला लगाया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। तो dH2/dt की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/2 dNH3/dt, ये वैल्यू आ गई। फिर उसने कहा सर मैंने वैल्यू रखी, तो ये 3/2 इंटू 0.01 किलोग्राम आवर इनवर्स, कि सर ये वैल्यू आ गई और सेम यूनिट में आ गई ये वैल्यू, कि सर इसमें कहाँ गलती है, ठीक है। तो ये आपने जो अभी यहाँ पर ये डेटा और वैल्यूज़ रखी है ये आपने गलत रखी है, ठीक है। आपको पता चलेगा क्यों गलत रखी है।
ठीक है। आप ध्यान देना, जो इसमें बेसिक सी बात है जो अपन ने फॉर्मूला लगाया है, R इज इक्वल टू 1/2 dH2/dt और 1/3 dNH3/dt। तो इस फॉर्मूले में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, मोलरिटी इनटू टाइम इनवर्स, या अपन ये कहते हैं अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो मोल, वॉल्यूम 1 लीटर मान लिया, मोल इनटू टाइम इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तभी वैलिड है, आप ग्राम में ये फार्मूला या केजी में ये फार्मूला नहीं लगा सकते। आपको ये फार्मूला किस में लगाना पड़ेगा, जब वैल्यूज़ को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। इससे जो रिज़ल्ट आएगा, ये वाला जो रिज़ल्ट आएगा ये भी आपका किस में आएगा, मोल, यहाँ पर टाइम इनवर्स। या अभी जो क्वेश्चन है अगर मोल आवर इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इससे जो ये रिज़ल्ट आएगा ये भी मोल आवर इनवर्स में आ जाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि इसको आप किस में बदलोगे, मोल में बदलोगे। तो अब आप ध्यान दें, आपने ये फार्मूला लिखा dH2/dt इज इक्वल टू 2/3, ये 3 था, सॉरी यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और dNH3/dt। तो अब आप ध्यान देना वैल्यूज़ को कैसे लिखा जा रहा है, dNH3/dt 0.001, पहले kg को मैंने किस में बदला, ग्राम में। मोल में बदलने के लिए देखो मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो है मेरे पास मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट कितना आ गया, 70। तो ये जो रिज़ल्ट आया आपके पास मोल आवर इनवर्स में। तो अभी तो dH2/dt की वैल्यू किस में आ गई है, मोल आवर इनवर्स में। आप ध्यान दें। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, चलो अपन यहाँ पर। तो देखो ये तो कितना आ गया आपके पास, 1 हो गया, ये 17 है, तो 3 ये आपके पास कितना आ गया, 34, और ये रिज़ल्ट आ गया मोल आवर इनवर्स में। अब क्योंकि इसने रिज़ल्ट वापस केजी में पूछा है तो मैंने क्या किया, मोल को किस में चेंज किया, ग्राम में चेंज किया। तो dH2/dt, आप ध्यान देना 3/34 इंटू, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, dH2/dt, देखो ग्राम इज इक्वल टू आपके पास आएगा मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। अब मॉलिकुलर वेट किसका लेंगे अपन, क्योंकि इसकी रेट की बात कर रहे हैं, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, 2, तो ये आपके पास 2 आ गया। अच्छा, ये अभी ग्राम में चेंज हुआ, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻3। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास फाइनली, यही रिज़ल्ट आपके पास किस में आएगा, किलोग्राम आवर इनवर्स में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, आप देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाना, इस तरीके से सॉल्व किया जाना। ठीक, इसके बाद अपन रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ क्या है और ये किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है आपके पास रेट लॉ। ये कहता है, ये है क्या, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, which is experimentally proved। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो लॉ क्या है और एक्सपेरिमेंटल लॉ है, क्या खास बातें हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। तो ये कहता है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है, N1A प्लस N2B से आपके पास बन रहा है प्रोडक्ट, तो रेट लॉ क्या बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और रिएक्टेंट में ही B की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पर ये जो पावर होंगी ये कुछ भी P और Q, यहाँ पर या यूँ कहें कि आपके पास जो पावर है वो N1 N2 कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये N1 N2 यही हो। अपन ने एक नया नाम दे दिया इसको P एंड Q। तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया,
तो के ए की पावर पी आ गया और बी की पावर क्या आ गया क्यू। अब देखो ये जो रेट लॉ होगा ये कैसा रेट लॉ है, एक्सपेरिमेंटल है। कुछ बातें आपको बहुत क्लियरली मैं रिपीट करता हूँ। देखो रेट लॉ आपको केवल क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, पावर में कितना आएगा इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फाइनली ये कह रहा है कि ये जो रेट लॉ होगा ये कैसा रेट लॉ होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। तो ये जो बातें बोली गई हैं इसका मीनिंग क्या है वो अपन क्लियर करते हैं। पहली बात तो क्या P इज इक्वल टू N1 हो सकता है, तो अपन कहेंगे हाँ हो भी सकता है। P इज़ नॉट इक्वल टू N1, ऐसा भी सही है। क्या Q N2 के इक्वल हो सकता है, तो ऐसा भी सही है। Q इज़ नॉट इक्वल टू N2, ऐसा भी सही है। क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि P प्लस Q और N1 प्लस N2 में कोई रिलेशन है कि ये हमेशा बड़ा ही होगा, नहीं, कि ये इसके छोटा होगा या इक्वल होगा। तो एनी वैल्यू P, तो फाइनली अपन कंक्लूड करेंगे P Q क्या हो सकती है, एनी वैल्यू। ठीक, आपको ये बात क्या है एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगी। जैसे मान लो ये है कि H2 प्लस Cl2 से ये आ रहा है 2HCl, इसका जो रेट लॉ आता है वो आपके पास आता है H2Cl2, ये रेट लॉ पावर में कितना आता है 0 0। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 0 0 कैसे आया, आपको कैसे पता चलेगा, तो अपन ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल होगा। ठीक है, या फिर अपन इसी लेक्चर में आगे कुछ रूल्स की बात करेंगे, उन रूल से अपन पता करेंगे रेट लॉ। पर इनिशियली रेट लॉ क्या है आपके लिए, मतलब ये अभी ये बताने के लिए है कि पावर में कुछ भी आ सकता है। और एग्जांपल देखो, मान लो ये है H2 प्लस Br2 से 2HBr, तो रेट लॉ क्या आएगा, H2 की पावर में 1 और Br2 की पावर में कितना आता है, हाफ। ये भी कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। देखो यहाँ इसका कॉफिशिएंट तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन Br2 पे कॉफिशिएंट कितना आया, हाफ। मतलब सेम कॉफिशिएंट भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। यहाँ दोनों सेम कॉफिशिएंट नहीं है, तो वो यही बताना चाह रहा है कि रेट लॉ में क्या है, पावर भाई डिपेंडेंस होगी कोई ना कोई। अब वो डिपेंडेंस पावर में कितनी होगी इसके बारे में आप पहले से कुछ नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंटल होगा या फिर जो आपको डेटा अवेलेबल होंगे, इसी में अपन आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास है H2 प्लस I2 से 2HI, तो जो रेट लॉ आ रहा है वो आ रहा है KH2 एंड I2। अब आप ध्यान दें, इसमें क्या खास बात आ रही है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इसमें क्या खास बात आ रही है, जो कॉफिशिएंट है एज इट इज़ यूज में आ रहे हैं। मैं आपको ढंग से रेट लॉ के बारे में बताता हूँ, आप ध्यान दें। रेट लॉ आपको केवल ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगी, लेकिन पावर में कितने पे डिपेंड करेंगी। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है तो आप ये नहीं बता सकते कि उसका रेट लॉ क्या होगा। हाँ, उस रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा डेटा दे रखे हैं उससे आप ज़रूर बता पाएंगे रेट लॉ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी रेट लॉ के बारे में अपन आगे बात करते हैं कि रेट लॉ कैसे रेट लॉ पता करेंगे। अब अपन क्या, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेट लॉ को अपन डिटरमाइन कैसे करेंगे। अपन कैसे पता करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट या किसी केस में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए कुछ फिक्स लॉज अपन देखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि रेट लॉ कैसे आपको फाइंड आउट करना। तो अपना ये है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेट लॉ। क्या रूल्स हैं, देखो अगर क्या है, फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एनी hypothetical reaction, the rate law is unpredictable। रेट लॉ क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। क्या है इसका मीनिंग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में या एग्जाम्पल की फॉर्म में अपन बात करें, आपको दे रखा है 2a प्लस b से c दे रखा है।
आपसे पूछा गया कि इसका रेट लॉ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? रेट लॉ क्या होगा? आप ध्यान देना, क्योंकि रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसका कि रेट लॉ इज अनप्रिडिक्टेबल। और भी एग्जांपल लेंगे, आपको कंपैरिजन से बेटर समझ में आएगा। अगर दे रखा है फॉर एनी एलिमेंट्री गिवन हो, सिंपल रिएक्शन गिवन हो, सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन, देन रेट लॉ इज according to stoichiometric coefficient of reactants। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंपल है या सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो आपको रेट लॉ कैसे निकालना है? तो अपन देखते हैं, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। आपको ये लिखा हुआ है 2a + b से c इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन। देन रेट लॉ इज, तो आपसे पूछा गया है रेट लॉ क्या होगा। अब आप ध्यान दें, अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर इसने रिएक्शन देके कुछ भी नहीं बोला था कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप है, सिंपल है, तो अपन इसका रेट लॉ, इसका जो सॉल्यूशन है कि भैया रेट लॉ इसका अपन नहीं बता सकते। लेकिन क्या है, अगर उसने एलिमेंट्री लिख दिया तो आप बकायदा इसका रेट लॉ बता सकते हैं। और रेट लॉ क्या लेंगे आप? इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। रेट लॉ क्या लेंगे कि जो सीधे आपको क्या दे रखा है, कॉफिशेंट, ए का कॉफिशेंट कितना हो जाएगा 2, बी का कॉफिशेंट कितना आ जाएगा 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेट लॉ। फिर आपके पास थर्ड केस आता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। थर्ड केस क्या है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि कई स्टेप्स में होगी। देन द RDS इज, पहले तो RDS क्या है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज जो सबसे स्लोएस्ट, इसकी जगह कर देते हैं विल बी स्लोएस्ट स्टेप। देखो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी वो हमेशा कौन सी स्टेप होगी? जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, तो वही RDS होगी। एंड इसमें एक खास बात और आएगी, एंड RDS will be एलिमेंट्री रिएक्शन। RDS जो भी डिसाइड करेंगे वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ किस में आ जाएंगे, पावर। इसके बाद इसी में आएगा इफ इन RDS एनी इंटरमीडिएट is are present, then it will be eliminated by using Kc। देखो, ये सारी बात रूल की जो भी बात है वो आपको बेटर क्या है कि जब अपन अभी एक एग्जांपल लेंगे तो उससे बहुत बेटर समझ में आएगा। तो अपन ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग जो RDS होगा उसको आप कैसा मान के चलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर बाई चांस उसमें क्या आता है, तो देखो इसमें क्या है, एक साथ बहुत सारी बातें, तो वो मच बेटर आपको क्या है कि अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। उससे पहले यहाँ दो केस को अपन कंफर्म कर लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन सिंपल ही दे रखी है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो रेट लॉ है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा।
फिर अपन बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा बोला हुआ है उसने कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज़ किस में ले लेंगे, पावर में। फिर अपन थर्ड केस देखते हैं अभी। तो अब अपन देखते हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ को डिटरमाइन करना। तो अपन ये कह रहे हैं कि रेट लॉ इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखें, आपको जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है A2 + B2 से 2AB दे रखा है, आपको दे रखा है मैकेनिज्म ऐसा लिखा हुआ है, A2 से 2A लिखा हुआ है, फिर 2A + B2 से लिखा हुआ है 2AB, ये आपको दे रखा है स्लोप और ये आपको दे रखा है फास्ट। आपसे पूछा है रेट लॉ फाइंड आउट करें। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको ये पता चल गया कि ये मैकेनिज्म मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले स्टेप में आप RDS देखेंगे, RDS क्या होगी, स्लोएस्ट स्टेप होगी। तो आप सबसे पहले किस पे गए, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो ये वाला तो क्या हो गया आपके पास, RDS। तो जो RDS होगा वो उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे आप, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आपने इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब रेट लॉ क्या आ गया, K और A2 की पावर में कितना आ गया, 1, क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 1। तो ये सीधे सीधे आपके पास क्या आ गया, रेट लॉ आ गया। अब आप ध्यान दें, मच बेटर आपको क्या है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इससे आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो यही रिएक्शन दे रखी है आपको, A2 + B2 से आपको दे रखा है 2AB, ठीक है। आपको फिर इसने मैकेनिज्म दे रखा है, इसने सेम मैकेनिज्म A2 से क्या बोल दिया, 2A, लेकिन अब इसको इसने फास्ट बोल दिया और यहाँ पर इसने 2A + B2 इससे 2AB बना दिया और इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, स्लो। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया रेट लॉ क्या होगा। अब आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहला स्टेप तो मैंने क्या किया कि इसमें ये देखा कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होगा, RDS होगा, और उसको कैसा ट्रीटमेंट दोगे आप, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा आ गया, ये। तो रेट लॉ क्या लिखेंगे आप ध्यान देना, K A की पावर में 2 एंड B2। अब ध्यान दें, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये आ तो गया रेट लॉ, ठीक है, पर ये रेट लॉ अभी गलत है। आप क्यों गलत है इस बात को समझना। देखो B2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, B2 क्या है, मेन रिएक्टेंट में, मेन रिएक्शन में B2 है, मतलब ये रिएक्शन का एक पार्ट है। लेकिन आप देखें 2A, ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो ये जो A है, केवल A है, ये क्या है आपके पास, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। अब आप ध्यान दें, इसका मतलब इस A को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। A क्योंकि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। आप ध्यान से देख लें, B2 से कोई समस्या नहीं है, आपको समस्या किससे है, A से। इसके लिए आपको एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन गिवन होगी, उससे पहले आप क्या करें, Kc का फॉर्मूला लिख लें। आपने Kc का फॉर्मूला लिखा तो ये A की पावर में कितना आया, 2, नीचे कितना आ गया, A2। तो A2 = आ गया Kc A2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो A की पावर 2 है, ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, इसको यहाँ रख देंगे। तो R क्या आ गया, Kc A2। ये तो किसकी, ये वैल्यू तो किसकी जगह रख दी, A की पावर 2 की जगह रख दी। आगे अपन ने क्या किया, एज इट इज़ B2 रख दिया। इन दोनों को मिला के एक नया K' बोल दिया अपन ने, तो ये क्या आ गया, A2 एंड B2। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, रेट लॉ आ गया। तो इस तरीके से रेट लॉ इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन अपन इसी केस में, जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसी में अपन दो केस और लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है।
और देखते हैं। इससे रिलेटेड ही अपन और एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं। आप देखें, अगर मान लो आपको ये रिएक्शन दे रखी है 2O3 से 3O2, ठीक है, आपको मैकेनिज़्म गिवन है कि O3 से पहले क्या बन रहा है O2 प्लस O, ये आपको दे रखा है उसने फास्ट रिएक्शन। फिर उसने दे रखा है कि जो O3 है इससे ये O रिएक्शन करके ये बना रहा है 2O2, ये आपके पास कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। आपसे पूछा गया रेट लॉ, देखो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन ने सॉल्यूशन के लिए क्या देखा, अपन ने RDS, तो RDS क्या होगी, स्लोएस्ट स्टेप होगी। स्लोएस्ट स्टेप या जो RDS होगी उसको आप कैसा मान के चलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब जब एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलेंगे तो ये स्लो स्टेप आ गई, R इज इक्वल टू क्या आ गया, KO3 एंड O आ गया। अब ध्यान दें आप, अपने को समस्या किससे है, इस O से है, ठीक। क्यों, क्योंकि मेन रिएक्शन में नेसेंट O प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब इस O को हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक KC लेना पड़ेगा। KC किससे आएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन से। तो ये O2 आ गया, ये O आ गया और ये क्या आ गया, O3 आ गया। आपने O की वैल्यू, O को यहाँ रखा तो KCO3 और नीचे ये क्या आ गया, O2 आ गया। ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रख दी, तो आपने लिखा KO3 और ये वैल्यू रखी KCO3 अपॉन O2। अब ध्यान दें, इन दोनों को मिला के तो मैंने एक नया K डैश लिख दिया। O3 की पावर में कितना आ गया आपके पास 2 और O2 की पावर में कितना आ गया -1। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, अब नया रेट लॉ आ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर रेट लॉ को अपन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखें, जिसमें क्या है कि 2 स्टेप क्या है अपन फास्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, अपन ने लिखा A2 प्लस B2, इससे लिखा 2AB। आपको मैकेनिज़्म गिवन है, ये गिवन है A2 से आपको गिवन है 2A, ये बोल रखा है कि ये फास्ट है। फिर आपको गिवन है A प्लस B2, इससे ये बना हुआ है AB प्लस B, ये इसने स्लो दे रखा है आपको। और फिर इसने ये दे दिया आपको A प्लस B, इससे AB, ये भी इसने क्या दे रखा है, फास्ट दे रखा है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि रेट लॉ फाइंड आउट करो। मैंने वही स्टेप्स करी। सबसे पहला काम क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर RDS को आइडेंटिफाई किया। RDS मीन्स क्या थी, स्लोएस्ट स्टेप थी। स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी, ये वाली। ये क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ये लिख दिया R इज इक्वल टू KA एंड क्या लिख दिया, B2 लिख दिया मैंने। मुझे पता है कि इस B2 से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये मेरे पास आ गया A की पावर 2 और नीचे आ गया A2। मैंने A की वैल्यू रखी, ये तो आ गया मेरे पास KC और ये क्या आ गया A2। A की जो वैल्यू आएगी वो KC की पावर में 1/2 और A2 की पावर में भी कितनी आ जाएगी, 1/2। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो R इज इक्वल टू KC की पावर में 1/2, A2 की पावर में कितना आ गया, 1/2 एंड B2। अब ध्यान दें, ओवरऑल R इज इक्वल टू, इसकी जगह नया K डैश लिख दिया और A2 की पावर में कितना आ गया, 1/2 और ये कितना आ गया, B2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नया रेट लॉ आ जाएगा। देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे अपन क्या पता करेंगे, रेट लॉ को फाइंड आउट। ओके।